नमस्कार, मैं हूं मिताली चंदोला। आज इस शो में आपका खास स्वागत है। अमूमन हम देखते हैं कि बड़ा फ्रीली ज़िंदगी हम लोग जो है अपने घरों में जीते हैं। हमारा आना जाना हर चीज़ बड़ी स्मूथ रहती है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चल रही है। लेकिन आपको पता है आपकी ज़िंदगी स्मूथ क्यों रहती है? क्योंकि सरहद पर एक जवान मुस्तैदी से तैनात रहता है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ डीजी बीएसएफ नितिन अग्रवाल जी से। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका खास स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिताली जी। सर, सबसे बड़ी बात, हम सब लोग महफूज रहते हैं लेकिन सरहद पे हमारा जवान तैनात रहता है। क्या वो कड़ा प्रशिक्षण होता है और किस तरीके से जो है तैयार किया जाता है एक जवान को? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कोई भी पुरुष या महिला जब बल में शामिल होते हैं तो उनको बल के तौर तरीके सिखाना, बल की ड्यूटीज़ के लिए तैयार करना, शारीरिक तौर पर एवं मानसिक तौर पर। तो इस सिलसिले में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए हुए हैं और इनकी 44 हफ्ते की सिपाही की ट्रेनिंग होती है। फिर आयुध की सिखलाई, जो हमारे वेपन्स होते हैं, अलग अलग वेपन्स, उनकी सिखलाई, लॉ के बारे में उनकी जानकारी और फील्ड टैक्टिक्स, ये सब चीज़ें हम लोग उनको सिखाते हैं। एक मुकम्मल तौर पर सैनिक के तौर पर अपनी ड्यूटी निभा पाने के लिए उनको हर टेरेन के लिए तैयार करते हैं। हमारे पास जो ड्यूटी के क्षेत्र हैं वो मरुस्थल है, राजस्थान के जो थार डेजर्ट में हमारी पोस्टें हैं। उसके अलावा हम कश्मीर में हाइटों पे हैं जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं इलाके, वहाँ भी हम मौजूद हैं, जहाँ जाना भी बड़ा मुश्किल है। फिर गुजरात में सरखरी का आपने सुना होगा, वहाँ पर भी हमारी मौजूदगी है, वहाँ पे भी सरहद है। और पूर्व में देखें तो बांग्लादेश सीमा पर हमारी तैनाती है, जिसमें सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ जाते हैं और बंगाल आता है। तो कुल मिला के काफ़ी विविधताओं भरी हुई हमारी टेरेन्स हैं जहाँ हम तैनात हैं। तो इन सब के लिए उन सब को तैयार करना पड़ता है और ये काफ़ी मशक्क़त होती है किसी को भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको तरतीबवार चूँकि हम सिखाते हैं तो वो सब इसको सीख लेने में कामयाब होते हैं और अच्छे से ड्यूटी करते हैं। सर, अभी जैसे बात हुई आपसे तो आप गुजरात के कच्छ की भी बात कर रहे थे, एंड अभी हम देखते हैं कि पंजाब फ्रंटियर जो है काफ़ी कमेंडेबल काम करता है। टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इसमें अमूमन देखने को मिलता है कि ड्रोन्स का अब मिसयूज़ किया जा रहा है और आए दिन जो है ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की स्मगलिंग ये होती है। आपने ठीक कहा, पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी ड्रोन्स के ज़रिए हेरोइन स्मगल करने की कोशिश की जा रही है और जिसको हम मुस्तैदी से हमारे सिपाही और हमारी जो महिला कर्मी हैं वो सब मिल के इसको अच्छे से निपट रहे हैं और कई सारे ड्रोन्स उन्होंने गिराए हैं। और जहां ड्रोन्स नहीं भी गिरा पाए वहां पे उनमें जो पैकेट्स थे या हेरोइन के थे या आर्म्स के थे वो उन्होंने बरामद किए हैं। सर, अब कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है बीएसएफ को, क्योंकि पहले एक सिस्टम था टनल के थ्रू, पक्षी के थ्रू, अब ये और एडवांस टेक्नोलॉजी होती जा रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। किस तरीके के ड्रोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक ये जानना चाहूँगी मैं, और कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसमें क्या है, ड्रोन को आप मार गिरा रहे हैं लेकिन सरहद के पार जो ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर का कुछ उतना नुकसान नहीं हो पाता और वो सिलसिला जो है चलता रहता है स्मगल का। पहले जो फिज़िकली कैरी करते थे, जो कैरियर्स या कुरियर्स जिनको बोलें, तो उनको पकड़े जाने का अंदेशा होता था तो उसकी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ थी उसमें। उसको फिर जेल होती थी, केस होता था, वकील का खर्चा, फिर उसको पकड़े जाने की वजह से उसके परिवार को भरण पोषण देने का खर्चा। तो ये ड्रग माफिया के लिए ज़्यादा जोखिम भरा एक व्यापार था। लेकिन ये ड्रोन्स के आने के बाद ये थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि इसमें ड्रोन्स में उनको डाल के भेजना है, कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, पहले से बात करके रखते हैं, उनके एजेंट वहाँ होते हैं और वो उसको रिसीव कर लेते हैं और आगे जहाँ पहुँचाना है उसको पहुँचा देते हैं। तो इसमें अगर पकड़ा भी जाए तो एक कंसाइनमेंट पकड़ा जाएगा और एक ड्रोन पकड़ा जाएगा। तो अगर कई सारे निकल गए हैं तो उनको फिर भी शायद ये ब्रेक इवन हो जाए या प्रॉफिट में आ जाए। लेकिन अगर हम ज़्यादा पकड़ेंगे तो यकीनन उनको इसमें लाभ नहीं होगा और वो जो है इसको फिर छोड़ने पे या कोई दूसरा ज़रिया
अपनाने पे मजबूर हों। जी, एक यहाँ पर सर इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ऑपरेशन उनका पाकिस्तान से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके डॉट्स जो हैं वो हिंदुस्तान में भी कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके भी यहाँ पे लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। तो जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो पुलिस या स्टेट पुलिस हो गई या और एजेंसीज हैं, उसके साथ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है? इन लोगों को ट्रैप में कैसे लिया जाता है कि किसी तरह से ये पूरा जो प्रक्रिया है इनकी वो उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके? देखिए, जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, दिस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग। और ये ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, इनके लिए नेशनैलिटी कोई मायने नहीं रखती। और उनके जो पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं तो रिसीवर्स या इंडियंस भी होते हैं, और ये उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं और उनका एक लिंक है, तो वो उसको प्राप्त करके आगे पहुंचाते हैं और आगे से फिर और आगे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इन लोगों को, जैसे मैंने कहा, नेशनैलिटी से बहुत मतलब नहीं होता, अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है या अपने देशवासियों से ज़्यादा प्यार नहीं है, तो उनको सिर्फ प्रॉफिट नज़र आता है और उस ड्रग्स को आगे पुश करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पाकिस्तानी ही आए तो उसको आगे ले जाएगा। हिंदुस्तान में भी कई लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं और इसको आगे चलाते हैं। तो हमारा चैलेंज यही है कि उनको भी पकड़ना और पुलिस के हवाले करना या पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन करके उनको पकड़ना। उसमें कई सारी चीज़ें हम लोग इंटेलिजेंस भी कई बार कलेक्ट करते हैं। उसमें हम ड्रग्स जो पकड़े हैं और जो ड्रोन्स पकड़े हैं उनको भी हमने एनालाइज़ किया है, उससे भी काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको जो उसके पुशर्स हैं, ड्रग पुशर्स हैं, ड्रग रैकेटियर्स हैं, उनको पकड़ने में मदद मिलती है। और सर अगर हम गुजरात के एरिया में आके बात करें, मैंने इनफैक्ट कुछ एक कवरेज भी करी थी इम्पोर्टेंट, तो जब हम ATS गुजरात के साथ काम करें तो पता चल रहा था कि मतलब कोस्ट गार्ड BSF के जॉइंट ऑपरेशंस हैं तो काम करें, लेकिन वहाँ पर क्या है ना सर, वो टारगेट करते हैं उन बच्चों को जो कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, और उसके बाद ट्रैप में लेके फिर कुछ एक जो अरेस्ट देखी गई थी, काफ़ी यंग बच्चे थे, लेकिन वो इसी तरह से पहले वो ड्रग का सेवन करने लगे, फिर वो पेडलर बने, फिर उनकी कनेक्टिविटी बन गई। ऐसी सिचुएशन में देश की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं हिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि वो एरिया भी पूरा जो है बिल्कुल दलदल भरा है और वहाँ पर आप लोगों के जवान तैनात हैं, जॉइंट ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, तो किस तरीके से वो लोग ड्रग्स को लेकर आते हैं और उस चीज़ पे किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है? जहाँ तक ड्रग से लड़ने का सवाल है, तो उसमें ये एक अकेले आदमी या कि अकेले एजेंसी की लड़ाई नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, हर देश की लड़ाई है, हर देशवासी की लड़ाई है। तो देशवासी की लड़ाई ऐसे है कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं उन पे आप देखिए, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐसी आती है कि लगता है ये ड्रग्स का सेवन शायद कर रहे हों, तो उसको तुरंत कन्फ्रंट करें और जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनमें लेके जाएं, ताकि उनका जल्द से जल्द उपचार हो सके और वो उसे बाहर आ सके। दूसरी चीज़, इसका आगे जाना, ये भी देखना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे या हमारे परिवार के सदस्य या हमारे मित्र या आस पड़ोस में कोई ऐसा है जो इसमें इस धंधे में लिप्त है, जो इसको आगे ले जा रहा है। सस्पिशियस एक्टिविटी ज़्यादा दिन तक दबती नहीं है। कोई भी अगर इस टाइप के काम करता है तो वो ज़ाहिर हो जाता है गांव में भी, शहर में भी, कि कोई इस तरह के काम कर रहा है। तो उसमें चाहिए ये कि हर शहरी को, हर गांव वाले को, नागरिक को, कि अगर कोई इस तरह की ड्रग ट्रैफिकिंग में लिप्त है तो उसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसीज़ को या पुलिस को देवे, ताकि उस पर कार्रवाई हो सके और हमारे देश में ड्रग का आना बंद हो सके। सर ड्रग्स के साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है आतंकवाद, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि पहला इंटरेक्शन, पहला एनकाउंटर आतंकवादियों से आप लोग का ही होता है। और वहाँ पे कंडीशंस बहुत मतलब एडवर्स भी होती है, कई बारी -डिग्री में टेम्परेचर है या तपता रेगिस्तान है। तो उस सिचुएशन में किस तरीके से इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है कि आतंकवादी हिंदुस्तान की तरफ आ ना पाए? देखिए, जहाँ तक आतंकवादी का सवाल है, उसको कई जगह से उनको उन्होंने भी टेरेन स्टडी किया हुआ है, हमने भी टेरेन स्टडी किया हुआ है, लेकिन टेरेन इतना डिफ़िकल्ट और इतना बड़ा है कि उसमें गैप्स ढूंढने संभव हो जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी मौसम भी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सहायता नहीं करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो उस दौरान विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो आपके उस नज़दीक से भी कोई अगर निकल जाए आपको पता नहीं चलेगा। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए होता है। तो हम लोगों ने उसके विशेष उपाय भी किए हैं और हम उसको निरंतर करते रहे। तो सबसे बड़ी बात है चौकन्ना रहना। तो अगर हम लोग चौकन्ने रहेंगे तो ये नहीं होगा। एक सर पड़ोसी मुल्क शैतान तो बहुत है और नोटोरियस एक्टिविटीज़ भी करता रहता है और कई बार हमारी फेंसिंग को भी ये टारगेट करते हैं। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं और फेंसिंग और भी ज़्यादा मजबूत हो पाए तो एमएचए के साथ मिलकर बीएसएफ ने क्या कदम उठाए हैं? हमने एक तो फेंसिंग को मजबूत किया जैसे आपने कहा, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद ली है। तो कई जगह जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ फेंस नहीं लग सकता है या कोई और जोग्राफिकल बैरियर है तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स लगाते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपके सामने यहाँ कैमरा में बोलूँ कि हम क्या क्या लगाते हैं, लेकिन देशवासियों को इतना जानना चाहिए कि आपकी जो सीमाएं हैं, देश की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हैं और चाहे फैंस है चाहे नहीं है, हर जगह उचित प्रबंध किए हुए हैं और हमारे सैनिक एकदम जांबाज हैं और अपनी जान पे खेल के भी देश की रक्षा करते हैं। रिस्की ऑपरेशन है, हम लोगों तक जो खबर आती है, जो हम जनता को भी दिखाते हैं, कई बार हकीकत उससे भी ज़्यादा खौफनाक होती है क्योंकि जिसका अंग भंग हो रहा है, दिव्यांग हो रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, पीछे परिवार भी है। जब इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं तो फोर्स में भी कहीं ना कहीं एक मन में डर रहता होगा। वो मोटिवेशन किस तरीके से होती है क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशंस होते हैं? मैं एक किस्सा बताऊं आपको कि मैं जब सीआरपी में था तो एक आईडी लगी थी, उसमें ब्लास्ट हो गया। वो एक सिपाही का एक पैर उड़ गया था। वो छत्तीसगढ़ प्रांत का लड़का था। तो मैं जब वो ऑपरेशन समाप्त हुआ उसको मिलने हॉस्पिटल में गया, उससे मिला। मेरी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। एक साथी को इस अवस्था में देख के किसी को भी अच्छा नहीं लग सकता है। तो मैं उसके बेड के पास जब गया तो उसने मुझे एक बहुत बड़ी स्माइल दी, ईयर टू ईयर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था इससे मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं। बहुत अफसोस महसूस हो रहा था। तो मैंने बोला क्या हो गया? बोला नहीं सर, एक ही टांग उड़ी, अभी है दूसरी बाकी, मैं अभी ये लगवा के वापस आता हूँ। मैंने कहा शाबाश। तो मैं तो उसका मनोबल बढ़ाने गया था और उसने मेरा मनोबल बढ़ा के मुझे भेज दिया। सर यहीं पर एक बात पूछना चाहूँगी आपको कि जैसे हमारे दिव्यांग वीर होते हैं, इनके लिए बीएसएफ क्या क्या कर रही है? बिकॉज़ उनके अंदर जो है जोश और जज्बा वही होता है, बस एक अंग नहीं है। उसमें भी मैंने देखा है कि कईयों को गवर्नमेंट ने, एमएचए ने, डिपार्टमेंट ने उनका ट्रीटमेंट करवाया है, आर्टिफिशियल लेग्स लगवाए हैं, हाथ भी आर्टिफिशियल लगवाए हैं जितना पॉसिबल होता है। लेकिन क्या फोर्स उसको दोबारा कंज्यूम करती है या कोई ऐसे मॉड्यूल्स, प्रोग्राम्स, इस तरीके के ट्रेनिंग चीज़ें? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, ये हर शहरी को जानना चाहिए जी। सीआरपी में हैदराबाद में उनके केंद्र में एक सेंटर है जी, जिसमें ये आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं, नई लाइफ में रिहैबिलिटेट करने में मदद करते हैं जी। तो उसमें इनफैक्ट ये बहुत अच्छा प्रोग्राम वहाँ सीआरपी में चल रहा है। कुछ एक दिव्यांग वीरों से बात भी हुई है तो मैंने देखा है कि कईयों का जो है साइबर में बड़ा इंटरेस्ट रहता है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग साइबर एरा में ही जी रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। तो अगर ये दिव्यांग वीर साइबर की पूरी साइबर सिक्योरिटी वगैरह की ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या बीएसएफ पैरामिलिट्री उसको अपने में कंज्यूम करती है एज अ साइबर सोल्जर या फिर साइबर आर्मी में? यकीनन हम सिर्फ साइबर सोल्जर नहीं, और भी कई सारे ट्रेड्स हैं, जैसे कोई डेस्क जॉब्स होते हैं कई तरह के, या लाइब्रेरी में हैं या कैंटीन में हैं, इस टाइप के हमारे कई सारे स्टैटिक जॉब्स हैं, सेडेंटरी जॉब्स हैं, या जिसमें यूँ कहिए कि ऑल्टरनेट स्किल्स उनको हम खुद ही इम्पार्ट करते हैं। सर ये तो हमारे दिव्यांग वीरों की बात थी। एक बर्डन होता है क्योंकि बॉर्डर एरिया काफ़ी लंबा होता है, एक सोल्जर के ऊपर कितना बर्डन आ जाता होगा? जो ड्यूटी टाइमिंग्स होती है, किस तरीके का उसका वो पूरा शेड्यूल रहता है? ये जो ड्यूटीज़ होती हैं ये बड़ी साइंटिफिकली प्लान्ड है, इनके टाइमिंग और ड्यूरेशन, ताकि वो जब उसको फटीग होने का टाइम आए तो उस टाइम उसको चेंज कर देते हैं। उसका साथी आके उसकी जगह ड्यूटी करता है और वो रेस्ट में जाता है, और इस तरह से हम उनको रोटेट करते हैं।
और उसी टाइप से हम जो ड्यूटी के शिफ्ट्स होते हैं वो भी मील टाइमिंग्स के हिसाब से हम बनाते हैं, ताकि या तो खाना खा के माउंट हो ड्यूटी में या उतरते ही खाना खा लें, और पानी पुनी का, टॉयलेट का, ये सब बंदोबस्त रहता है। और सर कई बार चैलेंजेस होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी है, वेदर कंडीशंस बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, और उस टाइम पर उनकी राशन पानी भिजवाना और वो सारी चीज़ें वो किस तरीके से मैनेज होती हैं, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारे यहाँ इसका बड़ा ऑर्गेनाइज तरीका है। सब जगह हम लोगों के राशन और जो भी सामग्री है डेली यूज़ की, वो सब टाइमली पहुंचती है। उसका मतलब ये तो एक फ़ौज ही है, और 1965 से बनी है, तो अब तक उनकी सबकी ड्रिल्स सेट हो चुकी हैं। और दुर्गम इलाकों में भी हमारे यहाँ व्यवस्था है कि वहाँ सामान पहुँचाने का, ताकि हमारे सैनिक को कोई भी कष्ट ना हो और वो फोकस कर सके अपनी ड्यूटी पर। स्त्री शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर है, यानी कि पुरुष का रूप है। तो क्या आप हार्ड पोस्टिंग में महिलाओं को भी अब जो है तैनाती देने लगे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अभी डिफेंस के केसेस में अपना निर्णय दिया है। अभी हमारी महिलाएं बीएसएफ की नक्सल क्षेत्रों में भी ड्यूटी कर रही हैं, ऑपरेशन में जाती हैं, कश्मीर जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में भी तैनात हैं, और वो एंटी टेररिस्ट रोल में भी काम करती हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पे भी कई बड़े दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पे भी वो तैनात हैं। गुजरात में भी, क्रीक में भी हैं। तो ऐसे हर जगहों पे अब ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर महिलाएं जा रही हैं। उनके लिए जो विशेष सुविधाएं दिलवाने का प्रबंध है, कि जैसे टॉयलेट्स की व्यवस्था, अलग बैरक्स की व्यवस्था, तो वो अब धीरे धीरे बनती जा रही हैं। उस तर्ज पे महिलाएं भी मोस्ट एरियाज़ में अब आती गई हैं। अभी इनफैक्ट जेंडर मेन स्ट्रीम को के मद्देनज़र हमने अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को भी रिव्यू किया है। तो लगभग कितनी परसेंटेज होगी महिलाओं की फोर्स में? महिलाओं की अभी अबाउट 7%। 7%। और मैंने कई बार देखा है, क्योंकि पैरामिलिट्री कवर करती हूँ और कई बार बीएसएफ के इवेंट्स में भी, तो हमारे जो माननीय गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह जी, उनका हमेशा ये कहता है कि महिलाओं को फोर्स में और भर्ती किया जाए, मतलब दोनों को इक्वल लेवल पे लाया जाए और फोर्स में महिलाओं की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए। तो उसके लिए बीएसएफ क्या अलग से कदम उठा रही है? एक्चुअली जो रिक्रूटमेंट होता है वो तो सारे बलों का एक साथ सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होता है, एसएससी करती है, तो उसमें जो हमारी वैकेंसी हम बताते हैं तो उस हिसाब से वो देती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिफोर रिक्रूटमेंट हम लोग कई जगह पोस्टर लगाते हैं, और हमारे जो महिला कर्मी हैं उनको हम शोकेस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रिपब्लिक डे परेड में, गणतंत्रता दिवस परेड में हमारे महिलाओं के कंटिजेंट थे, और ऊँट के ऊपर भी महिलाएं थीं, ऊँट सवार थीं हमारी महिलाएं, और ऊँट के ऊपर बैंड भी बजा रही थी। सो आई थिंक इट इज़ ए वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग थिंग फॉर एनी गर्ल टू सी कि राजपथ पे जो है ऐसे ऊँट पे जाना, और उसमें पूरी वर्दी के साथ ऊँट को भी संभालना और लय में बैंड को बजाना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो वो भी एक शोकेसिंग है। ऐसे ही हमारी जो महिला मोटरसाइकिल स्टंट, मैं उसी पर आने वाली थी, बिकॉज वो एक ऐसा आपका है, मतलब ट्रीट टू एवरीबडीज आइज। सीमा बहवानी जो अपने कर्तव्य दिखाती है, उसी के बारे में मैं जानना चाह रही थी और उसी के बारे में बात करना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरीके से वो डेयर डेविल स्टंट्स करती हैं, कमेंडेबल होता है। और रिपब्लिक डे पे जब भी मतलब उनके कर्तव्य देखते हैं तो गूज बम्स होते हैं, और आम जनता के लिए भी बहुत मतलब एक मोटिवेशनल चीज़ है। दे आर पार एक्सेलेंस एंड दे आर रियली लव्ड बाई एवरीवन इन द कंट्री। और हमको बहुत डिमांड्स आती हैं कि इनको हमारे यहाँ भेजिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो हम नहीं भेज पाते हैं क्योंकि हमारी और ड्यूटीज़ भी होती हैं। लेकिन कुल मिला के उनको काफ़ी प्रसिद्धि हासिल हुई है, थैंक्स टू मीडिया। तो सर जिस तरीके से आप ये प्लान कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि अब हिंदुस्तान की बहुत सारी बेटियां जो हैं वो फोर्स ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होने वाली हैं। और हमारे स्पोर्ट्स में भी महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल्स लाती हैं, भारत के लिए मेडल्स लाती हैं, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को आगे लेके चली जाती है, पता नहीं किस तरीके से यूज़ हो, ऑर्गन ट्रेड भी होता है और भी तमाम चीज़ें हैं, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लेबर ट्रैफिकिंग, उन सब चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है? जहाँ तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सवाल है,
तो बीएसएफ के अंदर कई सारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हमने बनाई हुई हैं। जी तो उनको लीगल ट्रेनिंग भी दी हुई है और उनको ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी दी हुई है। जी तो वो जो है इसको सुनिश्चित करते हैं जी कि देह व्यापार ना हो। जी तो इसमें हमने बीएसएफ ने अच्छा काम किया है। और जो स्टेट पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर की अगर आप बात करें, जी तो वहाँ तकरीबन कई सारे स्टेट्स हैं, 8 स्टेट उसमें लगते हैं बॉर्डर में। तो सबके साथ बीएसएफ का अच्छा तालमेल है और उसके तहत हम इसको होने से रोकते हैं। और जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीजीबी, हम उनको भी कॉन्फिडेंस में लिए हुए हैं और जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम उनको हैंडओवर करते हैं ताकि वो महफूज अपने घर पहुंच सकें और उनका कोई और एक्सप्लॉयटेशन ना हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है हार्ड पोस्टिंग्स में जो होता है, जैसा आपने अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, ऑर्गन लॉस हुआ है, कभी कईयों की डेथ हो जाती है, किसी का पैर कट जाता है, ऐसे में फैमिली के लिए बड़ा डिप्रेसिंग कंडीशन हो जाती है या कोई शहीद हो जाता है। तो उस टाइम पर वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से फैमिली को किस तरीके से देखभाल की जाती है? हमारा एक वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन है जी जिसको हम बाबा के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। इट स्टैंड्स फॉर बीएसएफ वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। जी तो उसमें हर यूनिट में उसकी शाखा होती है जी और हर बलकर्मी की वाइफ उसकी सदस्य होती है। जी तो बटालियन लेवल पे भी ये ऑर्गेनाइज होता है और बड़े हेडक्वार्टर लेवल पे भी ऑर्गेनाइज्ड हैं। जी एक प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है बॉर्डर एरिया टूरिज़्म के लिए। जी तो नाड़ाबेट में बहुत अच्छा टूरिज़्म स्थल बनाया हुआ है जी बॉर्डर टूरिज़्म के लिहाज से। तो वहाँ पे है, ऐसे कई जगहों पे हमने बनाए हुए हैं और उनके प्रोसीड से थोड़ी बहुत मदद मिलती है। जूनियर लेवल के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, अगर वो किसी प्रताड़ना का शिकार होते हैं या कोई दिक्कत या कोई तकलीफ़ होती है तो वो डायरेक्ट आप तक कैसे पहुँचे? उनको मेरे तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, जी इट इज़ वेरी वेरी लेयर्ड एंड इज़ वेरी वाइड स्प्रेड। हर स्तर पे ग्रीवांस रिड्रेसल का मौका है। वैसे तो बीएसएफ में इस तरह का इल ट्रीटमेंट इज़ वेरी रेयर, या तो होगा नहीं होगा तो एक आध जगह कहीं पर्सनल कुछ कारण से हो सकता है। इट्स ए वेरी प्रोफेशनल फोर्स। जो मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन है, उसको ट्रीट करने के लिए आप लोग की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं? सबसे पहले तो हमने बडी पेयर्स बनाए हुए हैं। उसमें एम्स में प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहते हैं। उनकी कई सारी टेलीफोन लाइंस हैं। तो ये लाइंस हम लोगों ने अपने साथियों को दी हुई हैं। ये ऐप उन लोगों ने डाउनलोड किया है। तो इसके ज़रिए वो उनसे संपर्क करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपने थॉट्स के बारे में बताते हैं और क्या कारण है वो सब। तो वो उनको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हैं। आज भी एक वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि ये अगर किसी को पता लग जाए तो क्या? तो इसीलिए एनोनिमिटी रखी गई है ताकि किसी को ना पता चले कि कौन है, इसका क्या है, और उसको प्रोफेशनल हेल्प भी हासिल हो जाए और कोई दुर्घटना होने से बच जाए। देश की जनता को मोटिवेट कि किस तरह से वो और लोग जो है बीएसएफ ज्वाइन करें। ऑलवेज़ कीप द नेशन फर्स्ट। अगर आपकी ये पॉलिसी होगी तो यकीनन आप जो भी देश के लिए काम होगा वो हमेशा करने में आगे आएंगे और देश को और तेज़ी से आगे ले जाएंगे। तो आज मैं चाहूँगी मैं और मेरी जनता बीएसएफ के तमाम जवान के लिए बोले, जय हिंद, जय भारत।